तैयारी शुरू कर दी भाई आप लोगों ने कंपटीशन की, क्विज की? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होंगे? कंसेप्चुअल बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, नॉट डायरेक्ट फ्रॉम बुक, नॉट फ्रॉम इंटरनेट सोर्स। सब बट ऐसे हों कि मतलब 30 मिनट्स के टाइम में हो जाए। हाँ हो जाए, अगर सोचोगे तो हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी होगी अच्छी पहले से ही, उसी टाइम बैठ के नहीं होगा। हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है आपको पहले ही, 10 जनवरी तक। जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, जैम गेट वगैरह की, आईआईटी की। चलिए स्टार्ट करें। Method of Lagrange multiplier. I'm just recalling very quickly. Small recap. So method is simple. If you have two functions, suppose a function in 2 variable or 3 variable, that's not a problem. You want to maximize or minimize this function under some constant. A constant is given to you. So we apply the concept that we will consider these two functions as a level surfaces, or if it is function of 2 variable, I will consider as a level curve, and I will apply the concept that the gradient of both functions are parallel to each other. So I will take lambda delta g. If it is parallel, lambda is called Lagrange multiplier. ठीक, इसको हम Lagrange multiplier बोलते हैं. यहाँ multiplying by some scalar, this scalar is Lagrange multiplier. इसी के बेस पे इसका नाम है Lagrange multiplier method. Okay, and gxyz is equal to 0. We solve simultaneously this vector equation and this constant equation. इसे solve करेंगे, we will be getting some points x, y, z, lambda. We will take the points which are satisfying this constant condition also, and at those points you will be getting your maximum minima. So yesterday we solved one problem, example 3. Yesterday night I also shared this video. So who didn't attend yesterday class, उन्होंने देख लिया होगा शायद. तो इसमें हमने एक प्रॉब्लम करी थी. प्रॉब्लम वाज दैट फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fxy is equal to fxy. इसकी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है ऑन द एलिप्स. ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाई 8 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो क्या किया था भाई इसमें, बताइए. जैद क्या किया था कल इसमें? सर इसमें जी कैसे किया था? सर डेल एफ और डेल जी लेकर किया था. जी भूल गए आप भी, रिकॉल नहीं किया लेक्चर. ठीक है वही किया था. हाँ ये ऊपर मेथड लिखा हुआ है. हमने यस क्या सर. किया था, क्योंकि इट इज क्लियरली विजिबल दैट इट इज अ कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. हमें इसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है ओवर द एलिप्स. सो इट्स अ कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो आई विल डेफिनेटली यूज Lagrange multiplier method. So I will take, this is your f, this I will take g. बस ये फंक्शन ऑफ 2 variables में, तो I will take xy. I will treat it as a level curve. So we consider this, -1 is equal to 0. Then it will give you equations. So after solving you was getting plus minus 2 comma 1 and plus minus 2 comma minus 1. यहाँ तक किया तो याद है ना. It got 4 values and you can see that xy is equal to 2 is the highest value, greatest, and xy is equal to -2 is the smallest. ये 2 वैल्यूज आ गई थी आपकी. अब xy is equal to 2 कहाँ पर होगा? At x2 y1 and x -2 y -1 है ना. ये ग्रेटेस्ट था. और स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर आएगी? व्हेन यू हैव x2
y minus 1, x minus 2, y is equal to 1. Okay, so these 4 points are there. So I can explain the geometry of the solution. Geometry is easy. Geometry क्या है इसकी, देखिए अगर आप इसे प्लॉट करें, you can see it's जी सर मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है 2-2 मिनट बाद। ये तो नेट की प्रॉब्लम होगी। देखो नेट में क्या प्रॉब्लम है। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद इमरान। यस सर। तो आपकी कुछ नेट प्रॉब्लम होगी उधर, हो सकता है कि आज ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सर यहाँ एक्स वाई की वैल्यू से √2 नहीं ले सकते? पॉइंट्स ये आए ना आपके, जो पॉइंट्स निकल के आए वही तो लोगे। दीज आर द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट। ये तो लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड कहता है। लेने को तो आप बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, √2 क्यों, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आर देयर व्हिच विल गिव यू द प्रोडक्ट 2, बट वी हैव ओनली दीज पॉइंट्स व्हिच विल बी लाइंग ऑन द एलिप्स। कंडीशन है ना, दीज पॉइंट्स शुड लाई ऑन द एलिप्स एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यही वो पॉइंट्स है। ये एलिप्स पे लाई करेंगे नहीं, चेक कर लो जरा एक बार। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। रखो भाई एक्स की वैल्यू जरा। 2 स्क्वायर बाई 8, 1/2, 4 बाई 8, 1/2, 1/2 बना रहा है ना। तो दीज पॉइंट्स Yes, लाइंग ऑन द sir. एलिप्स आल्सो। तो हमने सॉल्व करके निकाला ही, इसलिए दे विल डेफिनेटली सेटिस्फाई बिकॉज वी हैव सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस पूरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इंक्लूडिंग दिस। ये पॉइंट्स आपके एलिप्स के ऊपर डेफिनेटली होंगे। ज्योमेट्रिक इसके आप यू कैन अंडरस्टैंड ज्योमेट्री हाउ इट इज योर एलिप्स, है ना। तो ellipse is, I am just plotting the ellipse. भाई जिसका डिस्कनेक्ट हो रहा है यार, उससे व्हाट कैन आई डू? आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द लेक्चर। अगर बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर देखिए अपना, मत ज्वाइन करिए या तो ज्वाइन कोशिश करिए करने की। मैं लेक्चर वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये नेट प्रॉब्लम है इसमें, आई एम अनएबल टू सॉल्व दिस। So this is your ellipse, 2√2. The major axis is 2√2 and the minor axis is how much? √2, है ना। And what about fx xy? इसको अगर I can write this is a rectangular hyperbola। इसको अगर मैं some constant c ले लूं तो what is this xy is equal to c? ये क्या होता है? You have studied coordinate geometry. It is rectangular hyperbola। कैसा क्या पता rectangular hyperbola का? अगर मैं c को पॉजिटिव लूंगा, if c पॉजिटिव है ना, 1 2 1/2, so it will be like in the first and third quadrant। ये होता है, बोलिए भाई, इस तरीके से ना। तो c because c is any free variable, तो ये रेक्टेंगुलर बोला क्या होगा, c की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे, you will be getting different rectangular hyperbolas इस तरीके से। और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा भी होगा जो इसको टच करता हुआ जस्ट ग्रेसिंग दिस इलिप्स एंड लीविंग। सेम थिंग विल बी हियर। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, डिस्कनेक्टेड, इस तरीके से ये जाएगा। ये पूरा x, ये क्या होगा, इट इज xy is equal to c when c positive, and similarly if I will take c negative, you can get negative also, and you can get in second and third quadrant इस तरीके से। कर्व है ना, कर्व है ये। दिस इज व्हेन c लेस देन 0। तो यहाँ पर भी यू विल बी हैविंग सो मेनी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास, क्योंकि c इज नॉट फिक्स। ये एक इस जगह पे एक ऐसा मिलेगा विच विल बी जस्ट टचिंग दिस। तो ये जो आपके हाइपरबोलास है ना। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि इस इलिप्स के ऊपर आपको ऐसा पॉइंट चाहिए जिस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे। तो द hyperbola which will be farthest from the origin,
वही तो मैक्सिमम देगा। अगर पॉजिटिव साइड में है और नेगेटिव में है फारटेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो आपकी नेगेटिव वो देगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो वो कौन सा होगा, विच इज जस्ट टचिंग, यही तो फारदेस्ट है। इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट प्लॉट किया तो क्या होगा, वो एलिप्स से बाहर निकल जाएगा। आई वॉन्ट द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स विच गिव्स यू ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो यू विल बी टेकिंग दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि अगर ये पैराबोला है और ये एलिप्स है, they have the same point of contact. If you will take here del f and del g, they will be in the same direction, है ना। ये del f भी इसका आ जाएगा और ये इसी डायरेक्शन में del g भी आएगा, क्योंकि दे आर सेम। तो यही मैंने कंसेप्ट सर लगाया था। सर दूसरा हाइपरबोला भी सर वहां पे क्रॉस कर रहा है उसको, तो सर वो भी तो एक फारदेस्ट पॉइंट हो सकता है कौन सा, ये सर मेजर एक्सिस के पास। सर मेजर एक्सिस के पास सर, जैसे वो और भी बड़े बड़े हाइपर ये हाँ, लेकिन रेक्टेंगुलर ये हाइपरबोला क्रॉस है कर सर। रहा है ना, ये क्रॉस कर रहा है आपके। तो ये जब क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो इट विल नॉट गिव द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वही आएगी जो सिर्फ टच करता हुआ निकलेगा, क्योंकि इससे आपको दिख तो रहा साफ साफ ये पॉइंट इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। अगर आप मेजर करेंगे, यू कैन चेक द डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस ले लो। तो इट इज द ओनली पॉइंट विच विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, 2,1 चेक कर सकते हो, ठीक। सिमिलरली this will give you the maximum value. What is the coordinate? -2, -1, because it's a third quadrant. तो ये जो पैराबोला आएगा आपका, it will give you the greatest value. Similarly, here in the fourth quadrant, this point it will give you the maximum smallest value, because यहाँ पर y negative है और x positive है। Similarly here x नेगेटिव y पॉजिटिव है ना। ये हमने चेक की वैल्यू रख के कि 2 और -2, 2 से बड़ी वैल्यू इसकी नहीं आएगी। आप कुछ भी वैल्यू रख के देख ले, 2 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑन द एलिप्स। बार बार आई एम सेइंग ऑन द एलिप्स। वैसे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है अगर ये रेस्ट्रिक्शन हटा देते हम, ठीक है भाई। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वही था जो हमने लैग्रेंजी में समझा कि इन पॉइंट्स पर डेल एफ और डेल्टा जी डेफिनेटली पैरेलल ही होंगे, क्योंकि दे हैव सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो दिस इज योर डेल एफ सपोज, तो यही डेल जी होगा। यही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया था। दिस द कंसेप्ट व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द लैग्रेंजी मल्टीप्लायर। वी टुक वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वन सॉरी 3 डायमेंशनल क्या था ये, हाइपरबोलाइक शीट। यहाँ पे हमने ये तो बताया था कि एक बबल लिया, उस बबल को ऐसे करा कि इट इज जस्ट टचिंग दिस हाइपरबोला, हाइपरबोलाइड in fact 3 डायमेंशन। तो ये ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग है। इफ यू वांट टू सी व्हाट इज ज्योमेट्रिकल, है ना, मेथड इज दिस। यहाँ पर भी सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एट दिस पॉइंट। यू आर हैविंग द सेम del f and del g, because both the function are touching each other at this point. बोलिएगा कंसेप्ट क्लियर है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्लियर है। यस सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव one problem is there, you will try by yourself. Example 4 है, I am leaving as a home assignment. Page number 816. Find the maximum and minimum values of some function given 3x plus y on the circle. So on the circle means it is your Lagrange multiplier problem, constant optimization problem. Then we have exercise. Exercise where only one problem is there in your exercise. In your teaching plan, there are several problems, but one problem is there, which I will do. Problem number 30, page 819. Extreme temperature on a sphere. Problem है extreme temperature. Extreme temperature on a sphere.
Suppose that the Celsius temperature, let the temperature, the Celsius temperature at the point x, y, z on the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1. कैसा sphere है भैया? What is the geometry of this sphere? क्यों भाई? सर सेंटर 0 0 0 है और सर सर रेडियस 1 सेंटर है। ओरिजिन पे। हाँ, so it is called unit sphere centered at origin, है ना? यूनिट स्फीयर है ये आपका, यूनिट 3 डायमेंशन है। तो थोड़ा इसको अगर हम यहाँ पे ये फिगर ऐसे और बना दें तो आपको समझ आएगा क्या ये स्फीयर है, वरना सर्किल लगेगा। ये स्फीयर है आपका 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड सपोज। सो लेट द सेल्सियस टेम्परेचर एट एक्स वाई जेड किसी पॉइंट पर ऑन द स्फीयर is given by some function t is equal to 400 x y z square। ठीक है, फंक्शन ये आपको गिवन है कि टेम्परेचर फंक्शन में क्रिएट किया गया। ये फंक्शंस कैसे बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को, है ना? ये एक आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग में होता है, ये ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ते हैं हम कि हाउ टू फॉर्मुलेट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो ये इसमें आपको जो गिवन है ना, जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे होगी कि सपोज अर्थ इज गिवन टू यू, अर्थ ले लूं मैं, और अर्थ की मान लीजिए कि अर्थ इज सम नॉट स्फेरिकल बट अर्थ की आपके मान लीजिए कि स्फेरिकल इक्वेशन है या कोई और बॉडी दे रखी है और ये टेम्परेचर आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि लोकेट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, लोकेट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन द स्फीयर। बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर पर क्या होता है, जो बॉडी होती है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्रैक हो सकती है, कुछ और चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए समटाइम्स इट इज व्हाट नेसेसरी टू चेक दैट व्हाट हाउ द बॉडी बिहेविंग एट द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड एट द लोवेस्ट टेम्परेचर। क्यों? यस यस सर। सर। टाइटैनिक, याद है टाइटैनिक का शिप जो था वो ब्रेक हो गया था 2 टुकड़ों में, मूवी तो देखी होगी। जी सर। क्यों हो गया था यस ऐसा? सर। सर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस से भी, और ये था कि जो टेम्परेचर जब बहुत वहां पे लो वो लो हो हो गया, गया था तो वहां पे जो मेटल सर, जो बना हुआ आइसबर्ग से था, टकरा गया। वो मेटल जो बना हुआ था तो उसके अंदर क्या स्क्रैच, इसके अंदर वो आ गया, क्या नाम है, 2 टुकड़े हो गया, क्या वर्ड यूज करते हैं उससे, है ना? तो बिहेवियर चेंज हो गया उसका मेटल का, वहाँ उन्हें आइडिया नहीं था इतना कैसा भी पॉसिबल है। तो उसमें क्या हुआ कि लोवेस्ट टेम्परेचर पे जाके बहुत, जब टेम्परेचर लोवेस्ट था तो उसके अंदर क्या आ गया, ब्रेक हो गया था 2 पार्ट्स में। तो टेम्परेचर पे किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर स्टडी करते हैं तो वो हमेशा एक टेम्परेचर पे जाके उस मेटल को चेक करते हैं जब कोई चीज बना रहे होते हैं कि अगर मेट इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस मेटल की बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, वहां पर कहाँ पर जाके उसमें वो आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वो, है ना? तो सर टाइटैनिक कुछ जानेंगे क्या? है क्या? टाइटैनिक को सर जी, टेम्परेचर को वेरिएबल रखते हुए उन्हें देखे थे क्या? हो सकता है उतने में टेम्परेचर उस टाइम इतनी चीजें ना हो अवेलेबल, इतने टेम्परेचर चेक नहीं करा हो, उन्हें आइडिया नहीं हो, है ना? अब जैसे कोई चीज बनती है तो उसमें चेक किया जाता है कि कितना टेम्परेचर में जाके बॉडी में जो है चेंजेस आएंगे, क्या इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी या बढ़ेगी, क्या रहता है ना? यू डोंट नो कि कोई बॉडी, कोई मेटल, डिफरेंट मेटल्स आ रहे हैं, वो क्या बिहेवियर होगा उनका। इंजीनियर्स इस बात को ज्यादा जो स्टडी करते हैं बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें इतने इतने टेम्परेचर तक जाके ये ठीक रहेगी, यहाँ पर जाके इसके अंदर क्या नाम है डैमेज हो जाएगा, बाल पड़ जाएगा, और बढ़ेगा तो वो टूट जाएगा, फैटल हो सकता है वो उसके अंदर
जो क्रैक आ रहा है, क्रैक जो होता है ना, ये जैसे जी WTC सर। का स्ट्रक्चर था, WTC का स्ट्रक्चर क्या था आपका, पूरा सीमेंट पे नहीं था, वो स्टील बॉडी थी, जो स्ट्रक्चर था उसका। लेकिन जब वो प्लेन उस पे आके क्रैश हुआ तो टेम्परेचर इतना हाई हो गया, वो पूरा स्ट्रक्चर मेल्ट हो गया। था नहीं था? WTC का स्ट्रक्चर जो आपने अगर पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है? नहीं सर। उसका नो भी सर। उसका जो स्ट्रक्चर था वो किसी सर जो इसमें प्लेन ऊपर से टकरा गया था सर, हाँ तो वो अमेरिका में। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसका स्ट्रक्चर जो बनता है, जिसके ऊपर वो खड़ा था, वो किसी आयरन या मेटल किसी उसका था, आई डोंट नो किसका। तो वो जब टकराया, टेम्परेचर इतना राइज हुआ, वो मेल्ट होती चली गई वो बॉडी उसकी। मैंने पढ़ा था एक बार कहीं ऐसा ही कुछ, आप चेक कीजिएगा इस चीज को। तो उसमें क्या ओके हुआ, सर। इतना ज्यादा हुआ, वो स्ट्रक्चर मेल्ट हो गया, पूरी बिल्डिंग ऐसी गिरती चली गई। तो टेम्परेचर चेंज होने में आपकी बॉडी के बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसमें क्रैक्स हो सकते हैं, क्रैक्स फैटल हो सकते हैं, है ना। तो मतलब द पॉइंट इज, इसलिए ये हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर बॉडी का हमें मालूम होना जरूरी होता है, इफ यू आर डूइंग सम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यू आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग यूजिंग सम मेटल्स। तो यहाँ पर एक आपको बॉल दे रखी है, स्फीयर दे रखा है, सॉरी बॉल नहीं स्फीयर। अगर ये सॉलिड होता तो मैं इसको बॉल बोलता, फिर सॉलिड स्फीयर को हम बॉल बोलते हैं, जैसे डिस्क सर्किल को डिस्क बोलते हैं। इसका टेम्परेचर पता है हमें, हाईएस्ट और लोवेस्ट निकालना है। तो देखो, यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली कि हमें वैल्यू निकालनी है हाईएस्ट इस टी की ऑन द स्फीयर। तो यहाँ पर एफ और जी, किसे एफ मानू किसे जी मानू, बताओ। सर टी सर को एफ एफ मानिए स्फीयर। नहीं, बताओ स्फीयर कौन कह रहा है, बताइए। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, कि किसे एफ कंसीडर करना है, किसे जी। जैसे इस प्रॉब्लम में आपको नहीं दिख रहा कि मैं एफ किसे लूँ, जी किसे लूँ। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जिसकी हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी ऑलवेज एफ, ठीक है। और जिसके ऊपर निकालना है, जो कॉस्ट जो कंडीशन है, वो हमेशा जी होगा। तो यहाँ पे हमें किसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, सर टेम्परेचर। यस टेम्परेचर की। टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आपका जो है, दिस विल बी कंसीडर एफ, एंड ऑन द स्पेयर इट विल बी जी। ओके, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम डेल्टा एफ इजिकल टू लैम्डा डेल्टा जी लिखते हैं, और जी को साथ में रेस्ट्रिक्शन के साथ देते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन है ऑन द स्पेयर, कीप इट माइंड। सो आई कैन टेक दिस जी, इसे हम जी कंसीडर कर लेते हैं, जी एक्स वाई जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, एंड टी इसको एफ लिख लो या टी रहने दो, टी से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो जो लैग्रेंजी आपकी मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, सो इट विल बी व्हाट, डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा जी, डेल्टा जी। एंड जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक सिस्टम इक्वेशन आपका जो बनेगा, इसको हम सॉल्व करके आई विल फाइंड द पॉइंट ऑन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन द स्फीयर। तो हमें पहले पॉइंट्स निकालने होंगे, उन पॉइंट्स पे हम हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू निकाल लेंगे टेम्परेचर की क्या होगी, है ना। So delta t, अब t is given to you, अब delta t you know because the function of three variables, so delta t will be what, gradient of t, है ना। तो you know del क्या होता है, del del x I plus del del y j डेल डेल वाई जे del del z k। प्लस तो what is delta, बताओ, del del x is how much, 400, वाई जेड स्क्वायर आई कैप yes, then plus प्लस 400 एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर जे ठीक कैप है, plus प्लस 800 एक्स वाई जेड के कैप is equal to lambda times, ये सिंपल स्फीयर है तो 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, है ना। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड आपको अभी ऐसे ही है, लिख लो अभी से पहले, इससे कंडीशंस निकालते हैं, देन आई विल पुट इन g x y z एंड आई विल फाइंड द फाइनल पॉइंट्स। यहाँ पे व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल कंपेयर द सेम कोएफिशिएंट्स, i का कोएफिशिएंट, j का एंड k का।
तो you will be getting 400 yz square is equal to 2 lambda x, X है ना, and 400 x z square is equal to 2 lambda y, and 800 x y z is equal to 2 lambda z। ठीक, और साथ में ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपके है, दिस कीप इट माइंड। सो इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है ना, सिंपल सिस्टम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो इजीली हम इसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे इससे ही हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं देखूं, इनको दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, सपोज इसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टू को, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, 400 कैंसिल, z स्क्वायर कैंसिल, यू विल बी गेटिंग हाउ मच, y अपॉन x इक्वल टू, बताइए, अरे x X अपॉन upon y, Y. ये सेम कोई है, ये x है y है, ध्यान से। सो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, है ना, Y square. दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। एक रिलेशन हमें मिली है ना। और जी सर. यहाँ देखिए, देखो अब यहाँ पर इसको आई कैन राइट, here you can write what z, अगर हम यहाँ पर इसे इधर ले जाएं और x y x इक्वल टू प्लस माइनस y, एक क्वेश्चन ये बन जाएगी आपकी, क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने हैं X Y इसके। equal to lambda by 400. हाँ, और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा भी चाहिए होगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो z, इससे अगर मैं इधर ले जाऊं तो z इंटू 800 एक्स वाई, या 400 लिख सकता हूँ मैं, 400 एक्स वाई माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। ये थर्ड पॉइंट, ये तो आपका दिस वाज फ्रॉम दिस, नाउ आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन, है ना, इससे तो हमें इक्वेशन मिल गया है। 400 एक्स वाई माइनस 2 लैम्डा नहीं, लैम्डा 2 से डिवाइड कर दिया आपने, थोड़ा कैलकुलेशन। सो यू गॉट, अब यहाँ से क्या होगा, इधर z0 इस इक्वेशन में, या तो z0 है, और लैम्डा इज इक्वल टू 400 एक्स वाई, है ना, और x की वैल्यू भी प्लस माइनस y है, तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस y रख दें हम यहाँ से, तो यू विल बी हैविंग प्लस माइनस 400 y स्क्वायर। अब इफ z इज 0, अगर z0 यहाँ पर रखते हैं हम, है ना, जैसे z0 है, if z is 0 then what will be happening from this equation, sphere equation में you have x square plus y square is equal to 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, y रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से। इज इट क्लियर, पहले हमने z0 रख, पहले यहाँ Yes केस sir. z0, तो यू गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ रख दिया, x की या y की एक ही बात है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट y is equal to plus minus 1 by √2. है ना, तो y प्लस माइनस 1 by √2, तो x भी प्लस माइनस है, तो x भी प्लस माइनस 1 by √2। ठीक, तो एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गए, लेकिन ये पॉइंट अब आपको ये देखना है स्फीयर पे होगा नहीं होगा, 1 by √2, 1 z इज इक्वल टू 0 पॉइंट स्फीयर पर आ सकता है, हाँ आ सकता है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, तो दिस पॉइंट may lie on the on this, है ना। अगर z0 ले लें, 1 by √2 स्क्वायर प्लस 1 by √2 स्क्वायर, कितना आ रहा है ना, ये पॉइंट इस पे आ जाएगा आपके पास, है ना, कहीं पर। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, एक पॉइंट आपके पास क्या मिल गया, प्लस, मतलब ये इट इज नॉट सिंगल पॉइंट, प्लस माइनस 1 by √2 प्लस माइनस 1 by √2, ये 4 पॉइंट्स है। पॉजिटिव एक्स आपके उधर आएंगे, क्या नाम है, स्फीयर कहीं पे z0 रहेगा तो। और कौन से पॉइंट से देखिए, बाकी इस पे आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ही ऑलरेडी, है ना,
एक्सट्रीम पॉइंट्स तो हमेशा रहेंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हम चेक कर सकते हैं वो क्या होंगे, इसके बाउंड्रीज के पॉइंट्स जो आएंगे आपके पास 0 +-1 0 और +-1 0 0 एंड 0 0 +-1 ये पॉइंट आएगा। और कौन से पॉइंट होंगे बताइए अभी इसमें। हाँ, अब हम अगर ये केस लें, लैम्डा इज इक्वल टू +-400 y स्क्वायर, और y की वैल्यू ये है, z 0 नहीं ले रहा। नाउ इफ लैम्डा इज इक्वल टू 400 +-400 y स्क्वायर, इससे कुछ वैल्यू निकल सकती है हमारे पास। एक पॉइंट ये और आना चाहिए +-½ ये कैसे आएगा देखिए। इसको अगर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ रही है, इसे यहाँ रखते हैं, x इक्वल टू +-y, इस पे एक पॉइंट ये और निकल के आएगा देखिए आपके पास। सर जी वाली इक्वेशन में रख सकते वैल्यू? हाँ, जी में रखनी है। जी सर, जी जी में रख के सर z की वैल्यू आ जाएगी। जी में अगर रखेंगे तो जी में लैम्डा की टर्म्स में आएगी ना, अगर हमने जी में रखा तो x तो सर स्क्वायर 1/√2 रख देंगे सर दोनों की वैल्यू। किन दोनों की, सर x स्क्वायर और y स्क्वायर में 1/√2 रख देंगे तो सर z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये वाली, ये तो हमने निकाल ली ना ऑलरेडी z 0 रख के, इट इज डन। ये तो हमने निकाल लिया है इसमें कि अगर 1-√1/√2 ये कब है, जब z 0 है। एक वैल्यू आपके पास ये और आनी चाहिए इसमें, +-½ +-½ एंड +-1/√2, एक वैल्यू ये और आएगी, +-½ इसी पे हाईएस्ट वैल्यू है। ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं देख लीजिए एक बार, +-½ +-½ तो अगर यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू +-y था, ये तो सही किया, x 0 था तो 1/2, हाँ ये तो ठीक था आपके पास, ये वैल्यू और आनी चाहिए। अब हम क्या करें इसमें, अगर दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ये देखो यहाँ पर xz स्क्वायर है, इसमें अगर हम इसको चेंज करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन अगर ले लें, डिवाइडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास ये थी 400 xz स्क्वायर इज इक्वल टू 2y लैम्डा एंड 800, या इसे 400 लिख दिया था हमने, 400 xyz इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा, 2 से डिवाइड कर दिया है तो लैम्डा z। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 400 से 400 कैंसिल, x से x कैंसिल, यू हैव z अपॉन y, है ना, यहाँ पे z y इज इक्वल टू z लैम्डा कैंसिल आउट 2y अपॉन z, so this implies that z square is equal to 2y square, so z is equal to how much, +-√2y, ये वैल्यू निकल कर आई है ना। तो जब z और x कितना था, x was also +-y था, भी पीछे निकाला है, y तो दिस माइनस, अब z ये आ गया आपके पास, तो इससे क्या जाएगी वैल्यू, या तो इससे y निकाल दो, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू +- z/√2, है ना, और यहाँ x इक्वल टू +-y है, तो x भी +-z/√2, तो आपके पास x y z की वैल्यू z के टर्म्स में आ गई। सो नाउ फ्रॉम gxy, इसे उठा के यहाँ रख दीजिए, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी है, तो यह आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू भी है, तो z स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इससे z स्क्वायर कितना आ रहा है देखो जरा, ये हो गया z स्क्वायर 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू हाउ मच, +-1/√2, है ना। तो जब z को हमने यहाँ रखा तो x कितना हो गया, +-1/2, क्योंकि वो √2 ऑलरेडी था, और y भी आपका क्या हो गया, +-1/2।
तो ये पॉइंट्स जो थे वो ये निकल के आ गए। ठीक, ये सारे पॉइंट्स निकल आए आपके पास, ये जो लिखा था मैंने। समझ में आ गई बात? ये कैसे आए? ये आपने क्या करा, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करा। फर्स्ट और सेकंड को किया था तो रिलेशन मिली थी आपके वो ये वाली, सेकंड और थर्ड को किया तो यू गॉट दिस रिलेशन। ये तो इसे पूरे को y में z में लिख के हमने वी जस्ट पुट इट हियर, तो इससे z की वैल्यू आ गई, z से y की। अब इस पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो यू कैन सी एट डिफरेंट पॉइंट्स, देखो 1 1 पे लिखेंगे तो उस पे वैल्यू आपके पास आ रही है। सो अब हमें इन पॉइंट्स पे वैल्यू रखनी होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी। सो यू कैन सी दैट 50 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, इसकी वैल्यू 50 आएगी। कहाँ आएगी? एट द पॉइंट, क्योंकि सिंपल है, टी आपको गिवन है एक्स वाई जेड, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है, आप वैल्यू रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स पे जो मैंने पॉइंट्स में रखे। तो 50 आपके पास आ रही होगी एट द पॉइंट 1/2 1/2 प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों से, चाहे देखो रख के देख लो इसको। एक्स आप 1/2 लेंगे, देखो 400 × 8 × 1/2 × 1/2